शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बाद की। मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले वीडियो तक हम लोग रिलेशन को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद और उसकी एक्सरसाइज को भी अच्छे से कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब एक नई टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे, जो हम टाइप्स ऑफ फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। और टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अपने सिलेबस का एक अहम हिस्सा है। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी टाइप होते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंतर्गत अपने यूपी बोर्ड सिलेबस के आधार पर हम लोग सबके बारे में अच्छे से सीखेंगे, सबकी हम लोग प्रकृति जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे और उसके ऊपर जो उसका एरो डायग्राम बन सकता है उसके आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा फंक्शन किस कंडीशन में क्या कहा जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आप लोग सबसे पहले एक काम करिएगा, स्टार्टिंग से लेके सबसे लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए और उसके बारे में आपको सही से ज्ञान हो सके। तो हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फलनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन, और इसी को हम लोग कभी कभी टाइप्स ऑफ फंक्शन भी कहते हैं और टाइप्स ऑफ मैपिंग भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन भी कहते हैं और टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं। तो आप लोग अब लिख करके दोनों बातें लिख सकते हैं, फलनों का प्रकार हिंदी में और टाइप्स ऑफ फंक्शन कह लें चाहे टाइप्स ऑफ मैपिंग कह लें, दोनों बात सेम होती है। अब हम लोग देखते हैं अपने सिलेबस के अनुसार कितने प्रकार के फलनों का अध्ययन हमें करना है। तो बेसिकली हमें 8 प्रकार के फलनों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहले फलन को हम लोग एकाएकी फलन कहते हैं अथवा एक एक फलन कहते हैं। इंग्लिश में वन वन फंक्शन कहते हैं या इसी को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। पहला कौन सा है, एकाएकी फलन अथवा एक एक फलन, इंग्लिश में वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा कौन सा है, बहुएक फलन, उसको हम लोग कहते हैं मेनी वन फंक्शन। क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन। तीसरा कौन सा है, आच्छादक फलन, जिसको हम लोग आंटू फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम लोग सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंटू फंक्शन भी कहते हैं और इसी को हम लोग सरजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। अगला जो हम लोगों को फोर्थ पढ़ना है वो पढ़ना है एकाएकी आच्छादक फलन। एकाएकी आच्छादक फलन, इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं वन वन आंटू फंक्शन। क्या कहते हैं, वन वन आंटू फंक्शन, और इसी को हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। जो हमारा फिफ्थ है उसको हम लोग कहते हैं अंतःक्षेपी फलन, अंतःक्षेपी फलन, और इंग्लिश में कहते हैं इनटू फंक्शन। क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। जो हमारा सिक्स्थ है उसको हम लोग कहते हैं एकाएकी अंतःक्षेपी फलन, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन, यानी वन वन इंटू फंक्शन, वन वन इंटू फंक्शन। सातवां है हमारा बहुएक आच्छादक फलन, बहुएक आच्छादक फलन, यानी मेनी वन आंटू फंक्शन। और सबसे लास्ट वाला है बहुएक अंतःक्षेपी फलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेनी वन इंटू फंक्शन। बहुएक अंतःक्षेपी फलन, मेनी वन इंटू फंक्शन। तो ये 8 प्रकार के फंक्शंस हैं जिसके बारे में हमको अच्छे से क्या करना, अध्ययन करना। हम एक बार फिर से नाम रिपीट कर दे रहे हैं। पहला एकाएकी फलन, वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। दूसरा बहुएक फलन, मेनी वन फंक्शन। तीसरा आच्छादक फलन, आंटू फंक्शन, इसी को सरजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। अगला एकाएकी आच्छादक, वन वन आंटू या बाइजेक्टिव इसी को कहा जाता है। अंतःक्षेपी फलन, जिसको हम लोग इंटू फंक्शन कहते हैं। एकाएकी अंतःक्षेपी फलन, वन वन इंटू फंक्शन। बहुएक आच्छादक फलन, मेनी वन आंटू फंक्शन, और आखिरी में बहुएक अंतःक्षेपी फलन, मेनी वन इंटू फंक्शन। तो जितने लोग वीडियो को अभी देख रहे हैं सब लोग कमेंट बॉक्स में सभी का नाम लिख देंगे। जितने के बारे में हम लोग फलनों के बारे में पढ़ेंगे, 8 के बारे में सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सबका नाम, जिससे आपको ये सारे फंक्शंस के नाम क्या हो जाएंगे, अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको इनका नाम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एक फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी मैपिंग देखते हैं और इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सब लोग सबसे पहली हेडिंग लगा लीजिएगा, एकाएकी फलन अथवा एक एक फलन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ये कहती है, फलन एफ सच दैट ए टू बी, फलन एफ सच दैट ए टू बी एकाएकी अथवा एक एक फलन कहलाता है। एकाएकी अथवा एक एक फलन कहलाता है। फलन एफ सच दैट ए टू बी एकाएकी अथवा एक एक फलन कहलाता है यदि डोमेन ए के
प्रत्येक भिन्न अवयव, प्रत्येक भिन्न अवयव, यदि डोमेन ए के प्रत्येक भिन्न अवयव का कोडोमेन बी में, कोडोमेन भिन्न में सदैव भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो। सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे। कह रहा है कि कोई दिया गया फलन f सच दैट जो a से b पर बनाया गया है वह एकाएकी अथवा एक एक फलन कहलाता है यदि डोमेन ए के प्रत्येक भिन्न अवयव का, यानी जितने भी डोमेन ए में हमारे पास एलिमेंट पाए जाएंगे, अवयव पाए जाएंगे अलग अलग डिस्टिंक्ट, जो अलग अलग रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे, उनका कोडोमेन बी में हमेशा सदैव ऑलवेज भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। यानी डोमेन ए के प्रत्येक अवयव का कोडोमेन में अलग अलग इमेज प्राप्त होगी, यानी डोमेन ए के अलग अलग अवयवों का कोडोमेन में अलग अलग क्या प्राप्त हो, इमेज प्राप्त हो। तो इस प्रकार से जो फलन हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग किस फलन के नाम से जानते हैं? एकाएकी फलन के नाम से जानते हैं। तो अगर हम लोग इसके लिए की पॉइंट लिखें, की पॉइंट लिखें, सब लोग ध्यान देखें, की पॉइंट सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जो आपको बता रहे हैं। की पॉइंट क्या है? डोमेन के प्रत्येक भिन्न अवयव का, डोमेन ए के प्रत्येक भिन्न अवयव का कोडोमेन में भिन्न अवयव से मैपिंग होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए। अगर डोमेन ए के प्रत्येक भिन्न अवयव का कोडोमेन के भिन्न अवयव से मैपिंग होगी तो इस प्रकार से जिस फंक्शन की निष्पत्ति होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। और की पॉइंट में दूसरा हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, वन इधर लिखा गया है और वन इधर लिखा गया है। वन वन फंक्शन कब बनेगा? जब डोमेन ए का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के सदैव एक ही भिन्न अवयव से, प्रत्येक अवयव कोडोमेन के सदैव एक भिन्न अवयव से, एक भिन्न अवयव से मैपिंग करेगा। क्या करेगा? मैपिंग करेगा। तो वन वन का मतलब क्या हो गया? डोमेन का हर एक, डोमेन के अंतर्गत जितने भी अवयव आ रहे हैं उन सभी अवयवों का कोडोमेन में जितने अवयव आ रहे हैं भिन्न भिन्न अवयवों से क्या रहे? मैपिंग रहे। यानी एक डिस्टिंक्ट अगर हमने मैपिंग प्राप्त हो रही है हर एलिमेंट की डोमेन की तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? वन वन फंक्शन कहेंगे। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम लोग इस बात को समझने के लिए इसका मैपिंग के लिए डायग्राम देखते हैं जिससे हम लोग बात को अच्छे से समझ पाएँ कि वन वन कब होगा। जैसे आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग इसकी मैपिंग देखते हैं। सब लोग सारी मैपिंग को अपने कॉपी पे अच्छे से लिखिएगा। हम मान लेते हैं यहाँ सेट ए है, यहाँ सेट बी है और ए से बी पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है और मान लेते हैं ए के अंतर्गत A1, A2, A3, A4 और A5 एलिमेंट है और इसके अंतर्गत B1, B2, B3, B4 और B5 एलिमेंट है। हम कह रहे हैं A1 की जो इमेज है वह B2 है, A2 की इमेज मान लेते हैं B1 है, A3 की B3 है और A4 की B4 है और A5 की क्या है? B5। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो डोमेन ए का प्रत्येक अवयव है, डोमेन ए का प्रत्येक अवयव है वह कोडोमेन बी के भिन्न भिन्न अवयवों से क्या कर रहा है? मैपिंग कर रहा है। यानी हर भिन्न अवयव का, डोमेन के हर भिन्न अवयव का कोडोमेन में भिन्न अवयवों से क्या है? भिन्न अवयवों से क्या है? मैपिंग है। यहाँ भिन्न अवयवों से मैपिंग होने का मतलब कोई भी मैपिंग सेम नहीं है, हर एलिमेंट की अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हर एक अवयव की हर एक मैपिंग अलग अलग हमें प्राप्त हो रही है, इसीलिए वन वन फंक्शन है। A1 की मैपिंग B2 से, A2 की B1 से, A3 की B3 से, A4 की B4 से, A5 की B5 से। तो इस प्रकार यह जो दिया गया मैपिंग वह किस फंक्शन को व्यक्त कर रही है? वन वन फंक्शन को व्यक्त कर रही है। इसको हम लोग प्रदर्शित किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, मैपिंग किसी भी प्रकार से वन वन हो सकती है, लेकिन एक अवयव का केवल एक अवयव से ही मैपिंग मिलनी चाहिए। A1, A2, A3, A4, A5 और मान लें यहाँ लिखा गया है B1, B2, B3, B4 और B5। हम लोग सीधे सीधे भी कर सकते हैं। मान लेते हैं A1 की B1 से है, A2 की B2 से है, A3 की B3 से है, A4 की B4 से है, A5 की B5 से है। तो इस कंडीशन में भी अगर लिखा रहेगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? वन वन ही कहेंगे। वन वन होने के लिए केवल क्या चाहिए? डोमेन ए के प्रत्येक अवयव का
भिन्न अवयव का, कोडोमेन के भिन्न अवयव के साथ क्या होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए। अभी जो हम लोग पहला देख रहे हैं इसमें हम लोग देख रहे हैं कोडोमेन में कोई अवयव नहीं छूट रहा है, कोडोमेन में कोई अवयव नहीं छूट रहा है, कोई अवयव नहीं छूट रहा है, कोई अवयव नहीं छूट रहा है। अच्छा, हम डोमेन की क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डोमेन का कोई अवयव अगर छूट जाएगा तो वह फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये तो नेसेसरी है कि डोमेन का कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। लेकिन अगर कोडोमेन का कोई अवयव नहीं छूट रहा है फिर भी हम लोग उसको 1-1 कह सकते हैं। केवल कंडीशन ये होनी चाहिए कि डोमेन के हर एक भिन्न अवयव का कोडोमेन के हर एक भिन्न अवयव से क्या होनी चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए। तो अगर नहीं भी छूट रहा है कोडोमेन में तभी भी हम लोग उसको 1-1 कह सकते हैं। केवल एक का एक से क्या होना चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि कोडोमेन के एक या एक से अधिक अवयव अगर छूट भी जाते हैं तभी भी दिया गया वो फंक्शन 1-1 ही कहलाएगा। जैसे ये मैपिंग सब लोग ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे ए मान लें, यहाँ पे बी मान लें और यहाँ पे यह एफ है और हम लोग यहाँ पे ऐसा ले लें A1 A2 A3 और यहाँ पे ले लें B1 B2 B3 B4। A1 मान लेते हैं B1 से मैप कर रहा है, A2 B2 से कर रहा है, A3 B3 से कर रहा है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं B4 हमारा छूट जा रहा है। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, B4 छूट जा रहा है। लेकिन और जितने भी एलिमेंट हैं वह एक एक एलिमेंट से, डोमेन के प्रत्येक अवयव कोडोमेन के एक एक एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी हम लोग इसको क्या कहेंगे, 1-1 फंक्शन कहेंगे। यानी डोमेन का तो कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए, डोमेन का तो कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए, लेकिन कोडोमेन का एक या एक से अधिक अवयव छूट सकते हैं, एक या एक से अधिक अवयव छूट सकते हैं। अगर नहीं छूटेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर छूट जाएंगे तभी भी कोई समस्या नहीं, हमारा 1-1 रहेगा। जैसे हम लोग एक और मैपिंग देख लेते हैं 1-1 के लिए। मान लेते हैं यह ए है, यह बी है, दोनों एफ नियम द्वारा बंधे हुए हैं। यहाँ A1 है, A2 है, यहाँ B1 B2 C1 C2 C3। A1 B1 से रिलेट कर रहा है, A2 B2 से रिलेट कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं कोडोमेन में यहाँ 3 अवयव छूट गए। अभी भी हम लोग इस मैपिंग को क्या कहेंगे, 1-1 मैपिंग, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन को 1-1 फंक्शन। दोनों बातें हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे मैपिंग यूज करें चाहे फंक्शन। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं यहाँ डोमेन का प्रत्येक अवयव, यहाँ पे जो अवयव अलग अलग डिस्टिंक्ट दिखाई दे रहे हैं वह कोडोमेन के अलग अलग और एक अद्वितीय अवयव से क्या है, संबंधित हैं। इसीलिए यह दिया गया फंक्शन क्या है, 1-1 है। कोडोमेन में अगर अवयव एक से अधिक भी छूट जा रहे हैं तभी भी 1-1 है, एक अवयव केवल छूट जा रहा है तभी भी 1-1 है, और कोई नहीं छूट रहा है कोडोमेन का अवयव तभी भी क्या कहेगा, 1-1 कहा जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको 1-1 का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सब लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें यस सर, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक की बातें समझने के बाद, यहाँ तक की बातों को अच्छे से जानने के बाद हम लोग ये अच्छे से जान पाए कि 1-1 फंक्शन कब हो सकता है और उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो 1-1 फंक्शन का हम लोग अच्छे से क्लियर कर लिए। 1-1 फंक्शन में हम आपको 3 बताए। एक बार जब कोडोमेन का और डोमेन का दोनों में से किसी का कोई अवयव नहीं छूट रहा था, दूसरे वाले में कोडोमेन का एक अवयव छूट रहा था और तीसरे वाले में कोडोमेन के एक से अधिक अवयव छूट रहेंगे। डोमेन का तो कभी नहीं छूट सकता, लेकिन कोडोमेन का छूट जाएगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं छूटेगा तभी भी नहीं दिक्कत है। केवल हमको ये जानना है कि डोमेन के हर एक भिन्न भिन्न अवयव का कोडोमेन के मैपिंग जब हम लोग करें तो भिन्न भिन्न अवयवों से ही मैपिंग होनी चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकाएकी फलन को समझने के बाद हम लोग बात करते हैं बहुएक फलन के ऊपर। बहुएक फलन, इसको हम लोग कहते हैं मेनी वन फंक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अब हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मेनी वन फंक्शन किसे कहते हैं, पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं इसकी। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। तो लिखेंगे फलन एफ सच दैट, फलन एफ सच दैट ए टू बी, फलन एफ सच दैट ए टू बी, फलन एफ सच दैट ए टू बी बहुएक फलन कहलाता है। फलन एफ सच दैट ए टू बी बहुएक फलन कहलाता है, कहलाता है यदि, कहलाता है यदि डोमेन ए के दो या दो से अधिक अवयव, दो या दो से अधिक अवयव कोडोमेन बी के, कोडोमेन बी के एक ही अवयव से
एक ही अवयव से संबंधित हों, एक ही अवयव से संबंधित हों। सब लोग डेफिनेशन ध्यान से सुने। कोई फलन एफ सच दैट ए टू बी बहुएक फलन कहलाता है यदि डोमेन ए के दो या दो से अधिक अवयव कोडोमेन बी के एक ही अवयव से क्या हों, संबंधित हों। जब ए के दो या दो से अधिक अवयव, दो या दो से अधिक अवयव बी के एक ही अवयव से संबंधित हो जाएंगे, एक ही अवयव से संबंधित हो जाएंगे, ए के दो या दो से अधिक अवयव बी के एक ही अवयव से संबंधित हो जाएंगे, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग मेनी वन या मेनी टू वन फंक्शन कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, मेनी वन या मेनी टू वन फंक्शन कहते हैं। अब नेसेसरी बात क्या है, सब लोग ध्यान से सुने। ए वाले का मेनी अगर बी वाले के वन से क्या कर जाए, मैप कर जाए या रिलेट कर जाए, तो ऐसी मैपिंग को हम लोग क्या कहते हैं, मेनी वन। ये डेफिनेशन हो गई, ये इसका की पॉइंट हो गया, और ये समझने के लिए हो गया कि अगर ये ए है, ये बी है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ए के मेनी एलिमेंट अगर बी के एक ही एलिमेंट से क्या कर जाएं, रिलेट कर जाएं या मैपिंग कर जाएं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनी वन। अब हम लोग इसको समझने के लिए अच्छे से इसका एरो डायग्राम देखते हैं। पहला एरो डायग्राम सब लोग ध्यान से देखें। यहाँ ए है, यहाँ बी है, मान लेते हैं यहाँ A1, A2, A3 है, यहाँ B1, B2, B3, B4 है और B5 है, और हम लोग यहाँ कहते हैं A1 की जो मैपिंग है वह B1 के साथ है, A2 की भी मैपिंग किसके साथ है, A2 की भी मैपिंग किसके साथ है, B1 के साथ है, A3 की मैपिंग जो है B2 के साथ है, A3 की मैपिंग किसके साथ है, B2 के साथ है, और ये B3, B4, B5 की मान लेते हैं मैपिंग किसी के साथ नहीं है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो A1 है और जो A2 है ये डोमेन A के एलिमेंट हैं, और यह डोमेन B, कोडोमेन B के B1 एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, तो ये दोनों की एक इमेज है। इसी प्रकार और अलग हम देख रहे हैं A3 की मैपिंग किसके साथ है, B2 के साथ है। तो हमें डेफिनेशन में कहा है कि कोई फलन एफ सच दैट ए टू बी बहुएक फलन कहलाता है डोमेन के दो या दो से अधिक अवयव, यहाँ दो अवयव, डोमेन के दो अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, मेनी वन कह देंगे। और यहाँ एक एलिमेंट एक से कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा इस डोमेन का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो ये वाला एक डिस्टिंक्ट इमेज रख रहा है और ये दोनों मिलके एक ही अवयव से संबंधित है, तो हम लोग इसको वन वन तो कह नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी एक अवयव से मैपिंग, लेकिन इन दोनों की एक ही अवयव से हो गई, तो इसका मतलब हम लोग इसको किस कैटेगरी में रख देंगे, मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, डोमेन के अगर दो या दो से अधिक अवयव कोडोमेन के एक अवयव से रिलेट कर जाएंगे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, मेनी वन। और उसके अलावा कोई अगर बचा हुआ और कोई अवयव है एक या एक से अधिक और वह डिस्टिंक्ट अगर अवयव से भी रिलेट करते हैं या मैपिंग बना रहे हैं, तभी भी उसको हम लोग मेनी वन कहेंगे। अब हम लोग एक और इसकी इमेज देखते हैं, इसका एक और एरो डायग्राम हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ सब लोग देखें, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ F है, मान लेते हैं यहाँ A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, और यहाँ पे B1 है, B2 है, B3 है, B4 है। मान लेते हैं A1 की मैपिंग B1 के साथ है, A2 की मैपिंग B1 के साथ है, A3 की मैपिंग B2 के साथ है, A4 की मैपिंग B2 के साथ है, और A5 की मैपिंग B3 के साथ है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एलिमेंट A1 की और A2 की B1 से मैपिंग है, एलिमेंट A3 की और A4 की B2 से मैपिंग है, और A5 की B3 से मैपिंग है, जबकि B4 की किसी के साथ मैपिंग नहीं है। तो अगर कोई एलिमेंट छूट जा रहा है कोडोमेन में तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या डोमेन का कोई अवयव नहीं छूट रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं नहीं छूट रहा है, A1 A2 B1 से कर रहा है, A3 A4 B2 से कर रहा है, और A5 B3 से कर दे रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेनी का अर्थात A1 और A2 का 1 से मैपिंग है, अर्थात B1 से मैपिंग। यहाँ देख रहे हैं A3 और A4 का यानी मेनी का B2 से यानी 1 से मैपिंग है, और यहाँ पे A5 का B3 से है, तो ये डिस्टिंक्ट मैपिंग रखता है। तो हम लोग इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, मेनी का 1 के साथ, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कह देंगे, मेनी वन। आप इससे कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि A5 का केवल B3 के साथ है, तो ये
अलग अवयव का डोमेन का यहाँ अलग इमेज है, तो यहाँ पे ये 1 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 1 तब होगा जब सबकी एक एक से मैपिंग रहेगी, तो हम लोग इसको 1 1 नहीं कहेंगे, लेकिन यह मेनी वन तो हम लोग कह ही देंगे, क्योंकि यहाँ A1 A2 की मैपिंग B1 के साथ है, A3 A4 की मैपिंग B2 के साथ है, तो इसलिए ये किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, मेनी वन वाले। तो हम लोग इस प्रकार मेनी वन के बारे में समझ पाए कि जब डोमेन के मेनी एलिमेंट्स की, यानी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स की कोडोमेन के एक ही एलिमेंट के साथ क्या होगी, मैपिंग होगी, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, बहुएक फलन कह देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी। और जब हम लोग मेनी वन बनाते हैं तो कोडोमेन का अगर कुछ अवयव छूट जाएगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं छूटेगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? जैसे यहाँ पे आप लोग समझ लें, यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है, किस नियम द्वारा है, या किस एफ मान लेते हैं, यहाँ A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और A5 है, और यहाँ पे B1 है, B2 है और B3 है। A1 की इमेज भी B1 है, A2 की इमेज भी B1 है, A3 की इमेज भी B2 है, A4 की इमेज भी B2 है और A5 की इमेज B3 है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे A1 A2 B1 से रिलेट कर रहा है, यानी मैपिंग कर रहा है, A3 A4 B2 से कर रहा है और A5 B3 से कर रहा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ डोमेन ये है और ये कोडोमेन है। हम लोग इस कंडीशन में देख रहे हैं कोडोमेन का कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है, कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है, और नहीं छूट रहा है इस कंडीशन में भी हम लोग इसको क्या कह देंगे, मेनी वन फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये इस वाले नियम को फॉलो कर रहा है कि डोमेन के कई सारे अवयव, यानी 2 या 2 से अधिक अवयव एक ही अवयव से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। और कभी ऐसा हो सकता है कि कोडोमेन का कोई अवयव छूट जाए। मान लेते हैं यह A है, यह B है और यह F है, यह है A1 A2 A3 और यहाँ है B1 B2 और मान लेते हैं यह B3 है। तो हम लोग देख रहे हैं A1 B1 से कर गया, A2 B1 से कर गया और A3 B2 से कर गया और यहाँ B3 छूट गया। तो इस कंडीशन में भी हम लोग इसको क्या कह देंगे, मेनी वन, क्योंकि ये मेनी वन मैपिंग या फंक्शन की कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्योंकि A1 A2 की मैपिंग केवल B1 के साथ है और यहाँ पे A3 डिस्टिंक्ट B2 के साथ है और B3 का यहाँ किसी से रिलेशन नहीं। तो कोडोमेन में कोई अवयव छूट जाएगा तभी भी मेनी वन रहेगा और नहीं छूटेगा तभी भी मेनी वन रहेगा। एक स्पेशल केस होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि डोमेन के सभी अवयव कोडोमेन के हो सकता है एक ही अवयव से क्या कर जाए, रिलेट कर जाए, जैसे तभी भी हम उसको मेनी वन ही कहेंगे, क्योंकि मेनी का 1 के साथ रहेगा। मान लेते हैं यहाँ A1 A2 A3 A4 A5 और यहाँ है B1, A1 का भी, A2 का भी, A3 का भी, A4 का भी, A5 का भी, सबकी मैपिंग यहाँ हम लोग देख रहे हैं किसके साथ है। तो डोमेन का मेनी यहाँ पे 1 से कर गया, तो इस मैपिंग को भी हम लोग क्या कहते हैं, मेनी वन फंक्शन। तो इस प्रकार हम लोग मेनी वन फंक्शन के बारे में अच्छे से जान पाए कि मेनी वन कब कब हो सकता है, जब डोमेन 2 या 2 से अधिक अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं, रिलेट करते हैं, तो उसको मेनी वन कहते हैं। अगर कोडोमेन में कोई अवयव नहीं छूट रहा है तभी भी मेनी वन हो सकता है, अगर छूट रहा है तभी भी हो सकता है। और एक स्पेशल केस होता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डोमेन के सभी अवयव कोडोमेन के अगर एक ही अवयव से क्या करते हैं, रिलेट कर जाएंगे, तो मेनी टू वन फंक्शन अभी भी कहा जाएगा, यानी ये कैसा फंक्शन होगा, बहुएक फलन होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक ही फलन के बारे में जानने के बाद और बहुएक फलन के बारे में जानने के बाद हम लोग तीसरे के ऊपर अब चर्चा करते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है, यह भी हम लोग आच्छादक फलन की अब बात करते हैं। और आच्छादक फलन को हम लोग क्या कहते हैं, आंटू फंक्शन। आच्छादक फलन को हम लोग क्या कहते हैं, आंटू फंक्शन। आच्छादक फलन को हम लोग क्या कहते हैं, आंटू फंक्शन। और इसी को हम लोग अथवा सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो हम लोग अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं, सब ध्यान से हमारी बातों को सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं आच्छादक फलन की। इसकी डेफिनेशन क्या है, फलन एफ सच दैट ए टू बी, फलन एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है। फलन एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है। फलन एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है यदि डोमेन ए का प्रत्येक अवयव, यदि डोमेन ए का प्रत्येक अवयव, यदि डोमेन ए का प्रत्येक अवयव कोडोमेन बी के किसी न किसी
किसी न किसी अवयव से, किसी न किसी अवयव से अवश्य संबंधित हो, किसी न किसी अवयव से अवश्य संबंधित हो, अर्थात कोडोमेन बी का कोई भी अवयव, कोडोमेन बी का कोई भी अवयव न छूटे, अर्थात कोडोमेन बी का कोई भी अवयव न छूटे, तब कोई भी अवयव न छूटे तब इस प्रकार के फलन को हम लोग क्या कहते हैं? आच्छादक फलन कहते हैं। तो ये समझ वाली डेफिनेशन पहली हो गई, हम एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं। कह रहा है फलन एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन यानी आंटू फंक्शन कहलाता है यदि डोमेन ए का प्रत्येक अवयव कोडोमेन बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो, अर्थात कोडोमेन बी का कोई भी अवयव न छूटे। अब इसी को हम लोग अथवा करके क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं फलन एफ सच दैट ए टू बी, फलन एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है, फलन एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है यदि कोडोमेन बी, यदि कोडोमेन बी का प्रत्येक अवयव, यदि कोडोमेन बी का प्रत्येक अवयव, यदि कोडोमेन बी का प्रत्येक अवयव डोमेन ए के किसी न किसी, कोडोमेन बी का प्रत्येक अवयव डोमेन ए के किसी न किसी अवयव का यफ प्रतिबिंब हो, यफ प्रतिबिंब हो। तो कह रहा है कि फलन एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है यदि कोडोमेन बी का प्रत्येक अवयव डोमेन ए की किसी न किसी अवयव का यफ प्रतिबिंब हो, और अगर कोडोमेन बी का प्रत्येक अवयव डोमेन ए के किसी न किसी अवयव का यफ प्रतिबिंब होगा तो इसके कहने का डायरेक्ट मतलब है कि वह छूटेगा नहीं कोडोमेन बी का कोई अवयव, और जब कोडोमेन बी का कोई अवयव नहीं छूटेगा तो ऐसी कंडीशन में जो फंक्शन या मैपिंग हमें प्राप्त होती है उसको हम लोग आंटू फंक्शन के नाम से जानते हैं। सब लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर अस्थायी रूप से सुने। एकैकी में क्या था? एकैकी में डोमेन का कोई अवयव कभी भी नहीं छूट सकता था, उसी तरह इसमें भी डोमेन का तो कोई अवयव कभी भी नहीं छूट सकता है। लेकिन एकैकी वाले में क्या था कि अगर कोडोमेन का अवयव नहीं छूट रहा था तभी भी वह एकैकी हो सकता था, और अगर छूट जा रहा था तभी भी एकैकी हो सकता था। इसी प्रकार मेनी वन में भी था कि मेनी वन में क्या था, डोमेन का तो कोई अवयव नहीं छूट रहा था कभी भी, लेकिन कोडोमेन में क्या था, अगर कुछ छूट जा रहा था तभी भी वह मेनी वन हो सकता था, अगर नहीं छूटता था तभी भी मेनी वन हो सकता था। लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? आंटू फंक्शन के लिए इसमें कोडोमेन का कोई भी अवयव कभी नहीं छूटना चाहिए। अगर कोडोमेन का कोई भी अवयव छूट जाता है कभी, जिसके लिए कोई प्री इमेज हमें डोमेन में नहीं प्राप्त होती है, तो वह कभी भी आच्छादक नहीं हो सकता। यानी आच्छादक होने के लिए कोडोमेन बी का कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, कोडोमेन बी का कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, कोडोमेन बी का कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, यानी वह डोमेन के किसी न किसी अवयव का हर अवयव यफ इमेज होना चाहिए, यानी प्रतिबिंब वह बनना ही बनना चाहिए, चाहे किसी भी अवयव का बने। हमारी बात सबको समझ में आई? तो जब कोडोमेन बी का हर अवयव डोमेन ए के किसी न किसी अवयव का यफ प्रतिबिंब बनेगा तभी हम लोग उसको आच्छादक कह सकते हैं। अगर कोडोमेन का कोई भी अवयव छूट जाएगा तो वह कभी भी आच्छादक नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से बात समझ में आई होगी। हम लोग इसकी एक और मैथमेटिकली डेफिनेशन देख लेते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं? फलन एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है, फलन एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है, फलन एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि प्रत्येक y बिलोंग्स टू सेट b। हम लोग मान लेते हैं कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वह x के रूप में है और जो सेट b के एलिमेंट्स हैं वो y के रूप में, अर्थात जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वह x के रूप में और जो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं वो y के रूप में है। तो हम लोग कहेंगे एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है यदि और केवल यदि प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए x बिलोंग्स टू a का अस्तित्व इस प्रकार हो, x बिलोंग्स टू a का अस्तित्व इस प्रकार हो कि f ऑफ x बराबर, इस प्रकार हो कि
एफ ऑफ एक्स बराबर y प्राप्त हो, एफ ऑफ एक्स बराबर y प्राप्त हो। अब यहाँ पे सब लोग ध्यान से समझेंगे। कह रहा है फलन एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है यदि और केवल यदि प्रत्येक y बिलोंग्स टू बी, यानी जितने भी कोडोमेन में अवयव y हैं, कह रहा उनके लिए कह रहा x बिलोंग्स टू ए, यानी x के जितने भी अवयव डोमेन ए के अंतर्गत आ रहे हैं x रूपी, कह रहा का अस्तित्व इस प्रकार हो कि एफ ऑफ एक्स अर्थात x की जो एफ इमेज है वह बराबर y प्राप्त हो, यानी हर x की एफ इमेज हमें अगर y में प्राप्त होगी अर्थात y के रूप में प्राप्त होगी तो हम लोग ऐसे फलन को क्या कहेंगे, आच्छादक फलन कहेंगे। इसके कहने का सीधा मतलब है कि जितने भी डोमेन में x रूपी एलिमेंट हैं उन सभी अवयवों की एफ इमेज जो है वह हमें y के रूप में अर्थात को डोमेन में प्राप्त हो, तो ऐसे फलन को हम लोग क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई। फलन एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है यदि डोमेन ए का प्रत्येक अवयव कोडोमेन बी के किसी न किसी अवयव से संबंधित हो अर्थात कोडोमेन बी का कोई भी अवयव न छूटे। अथवा एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है यदि कोडोमेन बी का प्रत्येक अवयव डोमेन ए के किसी न किसी अवयव का क्या हो, यह प्रतिबिंब हो। यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि अगर कोडोमेन बी का प्रत्येक अवयव डोमेन ए के किसी न किसी अवयव का यह प्रतिबिंब होगा तो कोई अवयव नहीं छूटेगा कोडोमेन का। और मैथमेटिकली अगर आप जाओगे तो अगर हम लोग सेट ए के एलिमेंट्स को एक्स के रूप में माने व्यापक रूप में और सेट बी के एलिमेंट्स को वाई के रूप में माने तो हम कहेंगे फलन एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है यदि और केवल यदि प्रत्येक इस y बिलोंग्स टू सेट बी अर्थात y बिलोंग्स टू कोडोमेन के लिए x बिलोंग्स टू सेट ए अर्थात x बिलोंग्स टू डोमेन का अस्तित्व इस प्रकार हो कि हर x की जो एफ इमेज है वह हमें कोडोमेन में y के रूप में प्राप्त हो अर्थात कोई अवयव कोडोमेन का न छूटे, तब इस प्रकार के फलन को हम लोग क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ऑल क्लियर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग इसकी एक और मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं, चौथा। सब लोग ध्यान से समझेंगे। तो हम लोग लिखेंगे फलन एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है, फलन एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। फलन एफ सच दैट ए टू बी आच्छादक फलन कहलाता है यदि और केवल यदि, आच्छादक फलन कहलाता है यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि कोडोमेन बराबर परिसर, कोडोमेन बराबर परिसर, कोडोमेन बराबर क्या, परिसर, कोडोमेन बराबर परिसर। यानी जो कोई फंक्शन ए टू बी अगर दिया गया है आच्छादक फलन कहलाएगा यदि और केवल यदि कोडोमेन और परिसर आपस में क्या हो जाए, बराबर। यानी जो एफ का यानी फंक्शन का जो परिसर हो अर्थात जो ये फंक्शन की रेंज हो वह एफ के कोडोमेन यानी सह प्रांत के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। सह प्रांत यानी कोडोमेन के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब परिसर जो है सह प्रांत के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है, जितने एलिमेंट्स कोडोमेन में आए उतने ही एलिमेंट्स रेंज में आए। अब जितने एलिमेंट्स कोडोमेन में आएंगे उतने ही एलिमेंट्स रेंज में आएंगे। इसका मतलब हम लोग जानते हैं रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जो किसी न किसी की क्या होती है, मैपिंग होती है, जो किसी न किसी के साथ मैपिंग कर रहे होते हैं। और जब सारे के सारे अवयव की मैपिंग हो जाएगी किसी न किसी डोमेन के एलिमेंट से तो हमारा जो रेंज हो जाएगा वही पूरा का पूरा कोडोमेन ही बन जाएगा। तो यानी जब हमारा रेंज पूरा का पूरा कोडोमेन बन जाए उस कंडीशन में क्या होगा, हर अवयव की मैपिंग अवेलेबल रहेगी। और रेंज बराबर कोडोमेन का मतलब ये होता है कि हर अवयव की क्या हो, किसी न किसी अवयव के साथ, डोमेन के किसी न किसी अवयव के साथ मैपिंग हो। तो जब हमारा कोडोमेन जो है रेंज बन जाएगा यानी रेंज के बराबर हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में जो फंक्शन प्राप्त होगा उसमें से कोई भी अवयव कोडोमेन का ऐसा नहीं रहेगा जिसका हमें क्या न प्राप्त हो, प्रीमेज न प्राप्त हो डोमेन में, अर्थात वह किसी से मैपिंग ना कर रहा हो। तो जब सबसे करने लगेगा तब हम लोग इस कंडीशन में उसको क्या कह देंगे, आंटू कह देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि अगर कम्पिटिटिव लेवल पे पूछेगा बताइए उस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे जिसमें फंक्शन एफ का जो रेंज होगा वह उसके कोडोमेन के बराबर हो जाएगा, अर्थात हर अवयव की कोई न कोई प्रीमेज हमें प्राप्त होगी डोमेन में, अर्थात वह किसी न किसी का मैपिंग करेगा कोडोमेन का एलिमेंट। तो हम लोग कह देंगे वह फंक्शन क्या होता है, आच्छादक होता है यानी सर्जेक्टिव होता है।
उम्मीद करते हैं आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसकी मैपिंग के ऊपर आधारित कुछ डायग्राम एरो देखते हैं जिससे हम लोगों को बातें क्लियर हो। सब लोग ध्यान से हमारी बातें सुने। हम लोग इसका पहला एरो डायग्राम लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं सेट ए है, यहाँ सेट बी है। किस नियम द्वारा या किसके द्वारा मैपिंग कर रहे हैं, या किस रूल द्वारा, या फंक्शन के रूल द्वारा। हम मान लेते हैं इसमें A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। इसमें B1 है, B2 है, B3 है, B4 है और B5 है। हम मान लेते हैं A1 की मैपिंग B1 के साथ है, A2 की मैपिंग B2 के साथ है, A3 की मैपिंग B3 के साथ है, A4 की मैपिंग B4 के साथ है और A5 की मैपिंग B5 के साथ है। अगर हमसे कोई पूछ ले इस कंडीशन में, अगर हमसे कोई पूछ ले इस कंडीशन में, बताइए यह जो मैपिंग है यह कौन सी मैपिंग है, तो हम लोग इस बार क्या देख रहे हैं, कोडोमेन बी का प्रत्येक अवयव, कोडोमेन बी का प्रत्येक अवयव डोमेन ए के किसी न किसी अवयव का, किसी न किसी अवयव का, किसी न किसी अवयव का, कोडोमेन बी का प्रत्येक अवयव डोमेन ए के किसी न किसी अवयव का यफ प्रतिबिंब है, यफ प्रतिबिंब है। तो क्या बताइए, कोडोमेन का कोई अवयव छूट रहा है, तो आप कहेंगे नहीं सर कोडोमेन का कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है। और जब हम लोग डेफिनेशन में यही देखे थे कि जब कोडोमेन का कोई भी अवयव नहीं छूटता है, यानी हर अवयव की कोई न कोई हमें प्री इमेज हमें सेट ए में दिखाई देती है, अर्थात वह किसी न किसी अवयव के साथ मैपिंग कर रहा होता है, तो हम इस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं, ऑनटू कहते हैं। तो ये हमारा जो फंक्शन है वह किस श्रेणी में आता है, ऑनटू फंक्शन की श्रेणी में आता है। यह ऑनटू फंक्शन है क्योंकि कोडोमेन बी का कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि जब डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के एक भिन्न अवयव से क्या करता है, रिलेट कर जाता है या मैपिंग कर जाता है, तो उसको हम लोग 1-1 भी कहते हैं। कोई अगर इस कंडीशन में पूछेगा क्या यह फंक्शन 1-1 भी है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये 1-1 फंक्शन भी है, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं डोमेन ए का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के एक भिन्न अवयव से क्या करता है, मैपिंग करता है। तो इस वाली कंडीशन में यह 1-1 भी है। लेकिन अगर कोई पूछेगा क्या बताइए यह ऑनटू फंक्शन है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये ऑनटू फंक्शन भी है, क्योंकि ऑनटू फंक्शन जो होता है उसकी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें कोडोमेन का कोई अवयव नहीं छूट रहा है, सबकी मैपिंग किसी न किसी के साथ है। तो यह ऑनटू है भी, ऑनटू फंक्शन भी है और यह 1-1 फंक्शन भी है। तो ये वाला एरो डायग्राम आप ऑनटू के लिए भी कह सकते हैं और 1-1 के लिए भी कह सकते हैं। हम लोग दूसरा लेते हैं, हम लोग दूसरा लेते हैं। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे F है। मान लेते हैं यहाँ A1, A2, A3, A4, A5 और यहाँ मान लेते हैं B1, B2, B3, B4, B5। हम लोग यहाँ देख रहे हैं A1 का इमेज B1 है, A2 की इमेज B1 है, A3 की B2 है, A4 की भी B2 है और यहाँ पे हम लोग कुछ एलिमेंट यहाँ बढ़ा लेते हैं। सब ध्यान से देखें, यहाँ पे हम लोग कुछ एलिमेंट बढ़ा लेते हैं। A5, A6, A7 मान लेते हैं। A5 B3 से कर रहा है, A6 A4 से कर रहा है, A7 B5 से कर रहा है। यहाँ पे B4 कर लेते हैं। अब सब लोग ध्यान से सुने इसको। हम लोग यहाँ देख रहे हैं सेट ए के अंतर्गत A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 है। यहाँ पे B के अंदर B1, B2, B3, B4, B5 है। यहाँ पे A1 और A2 B1 से रिलेट कर रहे हैं, A3, A4 B2 से रिलेट कर रहे हैं और A5 B3 से कर रहा है, A6 B4 से कर रहा है, A7 B5 से कर रहा है। आप बताइए क्या यहाँ कोडोमेन का कोई अवयव छूट रहा है? कोडोमेन का क्या कोई अवयव छूट रहा है? आप कहेंगे नहीं सर कोडोमेन का कोई अवयव नहीं छूट रहा है, कोडोमेन का कोई अवयव नहीं छूट रहा है, कोडोमेन का कोई अवयव नहीं छूट रहा है। जब कोडोमेन का कोई अवयव नहीं छूट रहा है तो इसका मतलब है कि यह आच्छादक फलन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हर अवयव के लिए कोई न कोई हमें प्री इमेज उपलब्ध है जिसके लिए वह मैपिंग कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग इस फंक्शन को क्या कह देंगे? ऑनटू फंक्शन कह देंगे। तो ऑनटू फंक्शन होने के लिए कोडोमेन का कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए। अब आप कहेंगे सर अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि जब यहाँ के मेनी यहाँ के वन से, यहाँ के मेनी यहाँ के वन से करेंगे तो इसको हम लोग मेनी वन कहते हैं। हाँ, यह जो फंक्शन है यह मेनी वन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मेनी वन को भी फॉलो कर रहा है। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑनटू भी कह सकते हैं, क्योंकि यह ऑनटू फंक्शन के कंडीशन को भी क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो हम लोग अगर कोडोमेन के हिसाब से देखते हैं तो यह ऑनटू फंक्शन को क्या कर रहा है?
प्रदर्शित कर रहा है, और अगर डोमेन के हिसाब से देखते हैं तो यह मेनी वन को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम लोग इसको ऑन2 फंक्शन अगर कोई पूछेगा तो हम लोग इसको ऑन2 का भी एग्जाम्पल मानेंगे, कोई मेनी वन पूछेगा तो हम लोग इसको मेनी वन का भी एग्जाम्पल मानेंगे। आपको उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। तो आच्छादक फलन में हमें केवल ये देखना है कि क्या कोडोमेन का कोई अवयव छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। अगर नहीं छूटेगा तो हम उसको ऑन2 कहेंगे, और अगर छूट जाएगा तो हम लोग नहीं कहेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें वो ऑन2 फंक्शन ना हो। आप लोग ये वाला देखिए, आप लोग ये वाला देखिए। जैसे हम आपसे कह दें, आप बताइए क्या यह ऑन2 है, यहाँ सेट ए है, यहाँ सेट बी है, यहाँ एफ है। मान लेते हैं A1 A2 A3, और यहाँ मान लेते हैं B1 B2 B3 B4 और B5। हम मान लें A1 B1 से कर रहा है, A2 B1 से कर रहा है, A3 किससे कर जा रहा है, B2 से। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोडोमेन में B3 B4 B5 छूट जा रहा है, यानी कोडोमेन के बहुत सारे अवयव छूट जा रहे हैं। कोडोमेन के अवयव क्या हो जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं। जब कोडोमेन के अवयव छूट जा रहे हैं तो बताइए हम लोग इसको क्या ऑन2 कहेंगे। आप कहेंगे सर जी हम इसको ऑन2 फंक्शन नहीं कह सकते हैं इस बार, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन के अवयव B3 B4 और B5 क्या हो गए, छूट गए। लेकिन अगर इसी कंडीशन में हम आपसे पूछें बताइए यह मेनी वन फंक्शन है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ सर यहाँ का मेनी यहाँ के 1 से रिलेट कर रहा है और A3 डिस्टिंक्ट B2 से कर रहा है, तो ये अपने आप में मेनी वन फंक्शन तो है, लेकिन ये अपने आप में ऑन2 फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ अवयव क्या हो जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ऑन2 फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब होगा और कब नहीं होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, आप लोग ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, हर एग्जाम्पल में वैसे ही बात फॉलो होगी। अगर यह A हो, यह B हो और F हो, यहाँ A1 A2 A3 A4, और यहाँ है B1 B2 B3 B4 और B5। हम मान ले रहे हैं A1 B1 से कर रहा है, A2 B2 से कर रहा है, A3 B3 से कर रहा है, और मान ले रहे हैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट और हम लोग ले लेते हैं, A1 A5 A6 A4 B4 से कर रहा है, और हम लोग देख रहे हैं A5 किससे कर रहा है, B5 से कर रहा है। अगर ऐसी कंडीशन हम लोग देखें तो हम लोग बताओ इसको ऑन2 कह सकते हैं नहीं कह सकते। तो आप कहेंगे सर ये ऑन2 फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अवयव इसका नहीं छूट रहा है कोडोमेन का। अब अगर ऑन2 फंक्शन ये प्रूव हो गया तो इसका अगर हम लोग रेंज देखेंगे, रेंज ऑफ F इस फंक्शन का, तो हमें क्या प्राप्त होगा, B1 B2 B3 B4 B5। और इसी कंडीशन में अगर हम लोग इसका कोडोमेन देखें तो वो अभी हमें किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा, B1 B2 B3 B4 B5, B1 B2 B3 B4 B5। तो जब हम लोग इस कंडीशन में जब ऑन2 फंक्शन रहेगा तो चाहे रेंज निकालें फंक्शन की, चाहे कोडोमेन निकालें, दोनों स्थितियों में सेम एलिमेंट्स प्राप्त होंगे, अर्थात रेंज और कोडोमेन आपस में क्या होंगे, बराबर। रेंज और कोडोमेन आपस में क्या होंगे, बराबर। इसीलिए एक और डेफिनेशन आपको बताए थे कि जब कोई फंक्शन इस प्रकार दिया गया होता है जिसमें रेंज और कोडोमेन आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आच्छादक कहते हैं। देखिए यहाँ पे रेंज कौन सा बनेगा, रेंज का मतलब जिसकी मैपिंग हो रही है जिन एलिमेंट्स की। तो हम लोग देख रहे हैं B1 B2 B3 B4 B5 सबकी मैपिंग हो रही है जितने कोडोमेन में मौजूद हैं। तो जब सबकी मैपिंग हो रही है तो वही एलिमेंट रेंज में भी आएंगे, वही एलिमेंट कोडोमेन में भी आएंगे। इस प्रकार रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको क्या कहते हैं, आच्छादक। जबकि अगर यहाँ पे हम लोग देखें इसको आच्छादक क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके रेंज में केवल 2 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से, B1 और B2 जिसकी मैपिंग हो रही है। और इसका अगर हम लोग कोडोमेन देखें तो आप कहोगे सर जी कोडोमेन में तो पूरा सेट भी होता है, तो यहाँ पे इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा, B1 B2 B3 B4 B5। इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है, और जब रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है तो यह क्या नहीं हो सकता है, ऑन2 फंक्शन नहीं हो सकता है। जबकि यहाँ पे रेंज और कोडोमेन आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए यह क्या कौन सा फंक्शन है, ऑन2 फंक्शन है। तो आपको सारे डेफिनेशन से अच्छे से क्लियर कर दिए कि कब ऑन2 कहा जाएगा, कब नहीं कहा जाएगा, क्यों कहा जाएगा, क्या उसकी मैपिंग बनेगी, कैसे उसका डायग्राम बनेगा, क्या चीज़ समझना है। सारी बातें आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सब लोग अच्छे से थम्स अप करिएगा, आज कमेंट बॉक्स को अच्छे से भरिएगा कि हाँ सर सारी बातें क्लियर होती जा रही हैं। एक तरफ से जैसे ही कोई कंसेप्ट खत्म होता है उस पर आधारित जो भी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए उसके लिए आप कमेंट अवश्य करिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1-1 फंक्शन या 1-1 मैपिंग समझने के बाद
मेनी वन यानी मेनी वन मैपिंग समझने के बाद और फिर इसके बाद ऑनटू फंक्शन या ऑनटू मैपिंग समझने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर की। और चौथा नंबर कौन है? वन वन ऑनटू यानी एकैकी आच्छादक फलन। एकैकी आच्छादक फलन। एकैकी आच्छादक फलन को हम लोग कहते हैं वन वन ऑनटू फंक्शन। वन वन ऑनटू फंक्शन, अथवा इसी को हम लोग कह देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। तो परिभाषा क्या कहती है इसकी? फलन, डेफिनेशन इसकी हम लोग देखते हैं। फलन एफ सच दैट ए टू बी एकैकी आच्छादक फलन कहलाता है। फलन एफ सच दैट ए टू बी एकैकी आच्छादक फलन कहलाता है। एकैकी आच्छादक फलन कहलाता है यदि वह एकैकी व आच्छादक, एकैकी व आच्छादक फलन दोनों हो। एकैकी व आच्छादक फलन दोनों हो। तो कोई फलन एफ सच दैट ए टू बी एकैकी आच्छादक फलन कहलाता है यदि वह एकैकी तथा आच्छादक दोनों हो। अच्छा, दोनों होने का मतलब क्या है? अर्थात एकैकी और आच्छादक दोनों फलनों के नियम का, अर्थात एकैकी तथा आच्छादक दोनों फलनों के नियम का एक साथ पालन करें। एक साथ पालन करें। एक साथ क्या करे? पालन करे। तो कोई दिया गया फलन एफ सच दैट ए टू बी एकैकी आच्छादक फलन कहलाता है यदि वह एकैकी तथा आच्छादक एक साथ हो, अर्थात वह एकैकी और आच्छादक दोनों नियमों का, फलनों के नियमों का एक साथ क्या करे? पालन करे। अच्छा, दोनों का एक साथ पालन करने का मतलब क्या है? एकैकी के लिए क्या जानते हैं? डोमेन का प्रत्येक अवयव, डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके, कोडोमेन के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। यहाँ अद्वितीय कहने का मतलब भिन्न अवयव से, अद्वितीय अवयव से क्या हो? मैपिंग करे या संबंधित हो। मैपिंग करे या संबंधित हो, यानी डोमेन का हर एक अवयव कोडोमेन के अलग अलग अवयवों से क्या करे? एक डिस्टिंक्ट अवयव से, एक यूनिक एलिमेंट से क्या करे? मैपिंग करे। और आच्छादक के लिए हम लोग क्या जानते हैं? आच्छादक के लिए हम लोग क्या जानते हैं? कोडोमेन का कोई भी अवयव न छूटे। कोडोमेन का कोई भी अवयव न छूटे। और न छूटने का मतलब है सभी अवयव की मैपिंग, सभी अवयव की मैपिंग अवेलेबल हो। सभी अवयव की मैपिंग क्या हो? अवेलेबल हो। और किस प्रकार अवेलेबल हो? कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू b के लिए x बिलोंग्स टू a इस प्रकार हो कि f ऑफ x बराबर क्या हो? y, यानी हर अवयव की कोडोमेन के y के लिए x प्री इमेज क्या हो? अवेलेबल हो कि f ऑफ x बराबर y प्राप्त हो। तो अब एकैकी आच्छादक की हम लोग कंडीशन जानते हैं। जो फलन एकैकी आच्छादक दोनों एक साथ होगा उसको हम लोग एकैकी आच्छादक कहेंगे। इस बात को हम लोग कैसे समझते हैं? एरो डायग्राम द्वारा समझते हैं। सब लोग ध्यान से देखें। अगर यह सेट A है, यह सेट B है, यह f है। अगर यहाँ पे हम लिख दें A1 A2 A3 और यहाँ पे लिख दें B1 B2 B3 और A1 B1 से रिलेट करे, A2 B2 से रिलेट करे, A3 B3 से रिलेट करे, तो इस कंडीशन में जो हमें फंक्शन प्राप्त हो रहा है या मैपिंग प्राप्त हो रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वन वन ऑनटू फंक्शन या वन वन ऑनटू मैपिंग। हम लोग दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अब हम लोग इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। तो एकैकी क्यों है? क्योंकि डोमेन, हम लोग देख रहे हैं डोमेन ए का जो प्रत्येक अवयव है वह कोडोमेन बी के भिन्न भिन्न अवयवों से क्या है? संबंधित है, यानी एक अद्वितीय अवयव से संबंधित है। A1 की मैपिंग B1 से, A2 की मैपिंग B2 से, A3 की मैपिंग B3 से, तो यह 1-1 हो गया। और हम लोग देख रहे हैं कोडोमेन का कोई भी अवयव नहीं छूट रहा है, सभी के लिए प्री इमेज अवेलेबल है, अर्थात प्रत्येक अवयव कोडोमेन का किसी न किसी अवयव की डोमेन की क्या बन रही है? इमेज बन रही है, यानी मैपिंग इससे रिलेट कर रही है, मैपिंग बना रही है। हर अवयव जो कोडोमेन का है किसी न किसी से मैप कर रहा है, तो इसीलिए ऑनटू भी है, कोई अवयव न छूटने के कारण। तो यह 1-1 ऑनटू दोनों है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? 1-1 ऑनटू फंक्शन। तो जब हमारे पास दो
सेटों के ऊपर इस प्रकार से फंक्शन डिफाइंड होता है कि डोमेन ए का प्रत्येक अवयव कोडोमेन बी के पहले वाले डोमेन का जो डोमेन दिया गया है उसका प्रत्येक अवयव कोडोमेन के भिन्न अवयव से संबंधित हो और एक ही इमेज बना रहा हो। एक अवयव एक ही इमेज बना रहा है, एक ही हो गया और कोई छूट नहीं रहा है तो आच्छादक हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग एक और देख लेते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और ये एफ है। मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5। हम लोग आपकी सीधा सीधा ना करके ऐसे कर दे रहे हैं। A1 मान लेते हैं B5 से कर रहा है, A1 किससे कर रहा है B5 से, A2 किससे कर रहा है मान लेते हैं B1 से, A3 किससे कर रहा है B2 से, A4 किससे कर रहा है B3 से और A5 किससे कर रहा है B4 से। तो लिखा गया है सिर्फ इस प्रकार से, यानी आपको ऐसे सीधा सीधा न देके कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि A1 B5 से करे, A2 B1 से करे, A3 B2 से करे, A4 B3 से करे, A5 B4 से करे। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि डोमेन का प्रत्येक भिन्न अवयव कोडोमेन के भिन्न अवयव से क्या कर रहा है, मैप कर रहा है, यानी सबका एक यूनिक मैपिंग अवेलेबल है। तो 1-1 हो गया और कोई अवयव छूट नहीं रहा है कोडोमेन का, सबके लिए कहीं ना कहीं मैपिंग अवेलेबल है, तो इसलिए ऑन-टू भी हो गया। और जब दोनों हो गया तो इसको हम लोग क्या कह देंगे 1-1 ऑन-टू फंक्शन। तो 1-1 ऑन-टू का मतलब क्या, एक का एक से और कोडोमेन में कोई ना छूटे, तो क्या हो जाएगा 1-1 ऑन-टू फंक्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें क्लियर हो गई। और इसको हम लोग बाइजेक्टिव क्यों कहते हैं, बाई का मतलब क्या होता है दो, तो यह दो फंक्शन का एक साथ पालन कर रहा है, एक एकी का और किसका आच्छादक का, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं बाइजेक्टिव भी कह देते हैं। तो हम लोग इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। इस बात को अच्छे से समझने के बाद, एक एकी आच्छादक को अच्छे से समझने के बाद कि कब हम लोग एक एकी आच्छादक कहेंगे, जब वो एक एकी और आच्छादक दोनों स्थितियों को एक साथ फॉलो करेगा तब कह सकते हैं। मैपिंग भी हम लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को भूख लगी, भैया खाना भी खा सकता है बीच बीच में, लेकिन ध्यान से बातों को समझते जाना। हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ तक बात कर लिए, हम लोग एकी के बारे में, बहुएक के बारे में, आच्छादक के बारे में और एकी आच्छादक के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग बात करते हैं पांचवा, अंतःक्षेपी फलन के बारे में। अंतःक्षेपी फलन के बारे में, अंतःक्षेपी फलन को हम लोग क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब हम लोग इनटू फंक्शन के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको अंतःक्षेपी फलन की परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, सब लोग ध्यान से समझें। अंतःक्षेपी फलन कहते किसे हैं, फलन f such that a to b, फलन f such that a to b अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। फलन f such that a to b अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। फलन f such that a to b अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि, फलन f such that a to b अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि कोडोमेन B में, यदि कोडोमेन B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, यदि कोडोमेन B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, एक अवयव ऐसा हो जिसके लिए डोमेन ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध न हो, के लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध न हो, के लिए कोई पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध न हो, कोई पूर्व प्रतिबिंब क्या ना हो, उपलब्ध ना हो, अवेलेबल ना हो, कोई पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध ना हो। हम लोग फिर से डेफिनेशन देखते हैं। f such that a to b अंतःक्षेपी फलन यानी इनटू फंक्शन कहलाता है यदि कोडोमेन B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसके लिए कोडोमेन A में कोई पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध न हो। इस बात को हम लोग कह सकते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, कोई पूर्व प्रतिबिंब उपलब्ध न हो अर्थात कोडोमेन B के एक या एक से अधिक अवयव छूट जाएं, अर्थात एक या एक से अधिक अवयव छूट जाएं। अब हम लोग इस बात को शानदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सब लोग ध्यान से, हम लोग ऑन-टू फंक्शन में क्या पढ़े कि कोडोमेन B का कोई अवयव नहीं छूट सकता है। कोडोमेन B का
कोई अवयव कभी नहीं छूटना चाहिए, कभी नहीं छूटना चाहिए। हम लोग ये किस में पढ़े? आंटू फंक्शन में। आंटू फंक्शन में हम लोग पढ़े, यानी आच्छादक फलन में हम लोग पढ़े कि कोडोमेन बी का कोई भी अवयव कभी नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई भी अवयव कभी नहीं छूटेगा तभी हम लोग उसको क्या कह सकते हैं? आंटू फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ इनटू फंक्शन क्या कह रहा है? यहाँ इनटू फंक्शन ये कह रहा है कि कोडोमेन बी का कम से कम एक अवयव अवश्य छूटना चाहिए, अवश्य छूटना चाहिए। कम से कम एक का मतलब एक तो छोटे ही छोटे, एक से ज़्यादा भी छूट सकते हैं। कम से कम एक का मतलब एक तो छूटेगा ही छूटेगा, उससे ज़्यादा जितना चाहे उतना भी छूट सकता है। तो इनटू फंक्शन तब होगा जब कोडोमेन बी में कम से कम एक अवयव अवश्य छूटेगा। कम से कम एक का मतलब बता दिया आपको ना, एक छूटेगा या एक से ज़्यादा छूट सकता है। अब इस बात को हम लोग कैसे समझते हैं? अब हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर हमारा यह डोमेन ए है, यह हमारा डोमेन बी है, और इस डोमेन बी में जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उन एलिमेंट्स में अगर एक अवयव छूट जा रहा है जिसकी किसी के साथ मैपिंग नहीं है, तभी भी हम लोग इसको इनटू कह देंगे। और अगर एक से ज़्यादा यानी 2, 3, 4, 5 एलिमेंट छूट जा रहे हैं तभी भी हम लोग इसको क्या कह देंगे? इनटू कह देंगे, क्योंकि उन अवयवों की मैपिंग अवेलेबल नहीं है। तो जब कोई फलन इस प्रकार दिया गया होता है जिसमें कोडोमेन बी का एक या एक से अधिक अवयव मैपिंग से रहित हो जाता है, यानी उसकी मैपिंग किसी के साथ भी नहीं होती है, डोमेन की किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं होती, कम से कम एक तो छूटना ही चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, तब हम लोग उसको क्या कह देंगे? इनटू कह देंगे। अब इस बात को हम लोग किसके जरिए समझते हैं? इसके लिए हम लोग डायग्राम लेते हैं जिससे आपको बात अच्छे समझ में आ जाए। पहला सड़क देखें जिसमें एक अवयव हम लोग छोड़ रहे हैं। यहाँ ए है, यहाँ बी है, A1, A2, A3, A4, यहाँ है B1, B2, B3। देखिए A1, A2, A3, A4, यहाँ B1, B2, B3, B4, B5। हम लोग क्या देख रहे हैं? A1 किसके साथ मैपिंग कर रहा है? B1 के साथ, A2, B2 के साथ, A3, B3 के साथ, A4, B4 के साथ। लेकिन B5 एक ऐसा एलिमेंट है जो छूट जा रहा है। छूटने का मतलब यहाँ क्या है? इसकी मैपिंग अवेलेबल नहीं है किसी के साथ। और जब एक भी अवयव ऐसा हो, कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसकी किसी के साथ मैपिंग ना हो, छूट जाए, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? वह अपने आप में कौन सा फंक्शन होता है? इनटू फंक्शन होता है। तो जब कोडोमेन बी का एक भी अवयव कम से कम छूट जाएगा तो हम लोग उसको क्या कह देंगे? इनटू कह देंगे। और एक से ज़्यादा भी छूट सकता है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, मान लेते हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5। A1 B1 के साथ, A2 भी B1 के साथ, A3 B2 के साथ। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं B3, B4, B5। कौन कौन सा? B3, B4 और B5। तीन ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी किसी के साथ मैपिंग अवेलेबल नहीं है, जिनकी किसी के साथ मैपिंग अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक अवयव ऐसा है जिसके लिए मैपिंग अवेलेबल नहीं है, फिर भी ये इनटू है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तीन एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी मैपिंग अवेलेबल नहीं है, फिर भी इसको हम लोग क्या कह देंगे? इनटू फंक्शन कह देंगे, क्योंकि इनटू फंक्शन के लिए केवल कोडोमेन के एलिमेंट्स क्या हो जाने चाहिए? छूट जाने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको बात अच्छे समझ में आई होगी कि हम लोग कब किसी दिए गए फलन को अंतःक्षेपी यानी इनटू फंक्शन कह सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इनटू तक की बातों को अच्छे से समझ पाए। हम लोग अब इसके आगे देखते हैं। अंतःक्षेपी के बाद हम लोग क्या देखते हैं? एकाएकी अंतःक्षेपी। एकाएकी अंतःक्षेपी, एकाएकी अंतःक्षेपी फलन यानी 1, और अंतःक्षेपी को क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन। एकाएकी अंतःक्षेपी फलन। हम लोग अब किसके बारे में पढ़ेंगे? एकाएकी अंतःक्षेपी फलन के बारे में। चलते हैं, चर्चा करते हैं एकाएकी अंतःक्षेपी फलन की। सब लोग ध्यान से सुने। एकाएकी अंतःक्षेपी की डेफिनेशन क्या है? एफ सच दैट ए टू बी एकाएकी अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। एकाएकी अंतःक्षेपी फलन कहलाता है।
यह सच दैट ए टू बी एकैकी अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि वह एकैकी तथा अंतःक्षेपी दोनों एक साथ हो। एकैकी अंतःक्षेपी फलन कब कहलाएगा कोई फंक्शन ए टू बी? यदि वह एकैकी तथा अंतःक्षेपी दोनों एक साथ हो। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, अर्थात वह दोनों फलनों के गुणधर्मों का एक साथ पालन कर रहा हो। जब वह दोनों का एक साथ पालन करेगा यानी एकैकी अंतःक्षेपी एक ही स्थिति में होगा तो उसको एकैकी अंतःक्षेपी कह देंगे। अब हम लोग जानते हैं एकैकी और अंतःक्षेपी का मतलब, एकैकी का मतलब डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट, या इसी को हम लोग और प्रॉपर में यूनिक कह सकते हैं, क्योंकि जब डिस्टिंक्ट होंगे तो यूनिक मैपिंग बनेगी। कोडोमेन के डिफरेंट डिस्टिंक्ट या यूनिक एलिमेंट से मैप कर रहा हो, मैपिंग बना रहा हो। यानी डोमेन का जब प्रत्येक अवयव कोडोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों से मैपिंग बनाएगा तो यानी यूनिक मैपिंग बनाएगा तो एकैकी हो जाएगा। और अंतःक्षेपी कब होगा? अंतःक्षेपी होने के लिए कोडोमेन का एक या एक से अधिक अवयव छूट जाए, एक या एक से अधिक अवयव छूट जाए, एक या एक से अधिक अवयव क्या हो जाए, छूट जाए। कोडोमेन का एक या एक से अधिक अवयव छूट जाए तो अंतःक्षेपी हो जाएगा। अब ये दोनों बातें जिसमें एक साथ पाई जाएंगी उसको हम लोग एकैकी आच्छादक कह देंगे। जैसे हम पहली मैपिंग आपको दिखा रहे हैं, सब ध्यान से देखें। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये एफ है, A1 A2 A3 A4, यहाँ B1 B2 B3 B4 B5। यहाँ हम लोग देख रहे हैं A1 B1 के साथ, A2 B2 के साथ, A3 B3 के साथ, A4 B4 के साथ। तो हम लोग देख रहे हैं कि डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन बी के एक डिस्टिंक्ट अवयव के साथ मैपिंग कर रहा है, इसलिए क्या है 1 1 है। और हम लोग देख रहे हैं कि जो अवयव B5 है वह छूट जा रहा है, इसके लिए कोई मैपिंग अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इनटू है। तो मिला के इसको हम लोग क्या कह देंगे 1 1 इनटू फंक्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये मैपिंग समझ में आई होगी 1 1 और इनटू की। हम लोग एक दूसरा भी लेते हैं, यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ B मान लेते हैं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 मान लेते हैं। A1 B1 के साथ है, A2 B2 के साथ है, A3 B3 के साथ है। तो डोमेन का हर एक अवयव एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है, तो यह 1 1 है। और साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोडोमेन में 2 अवयव छूट जा रहे हैं, तो यह इनटू है। तो मिला के इसको हम लोग क्या कह देंगे 1 1 इनटू फंक्शन। तो 1 1 इनटू होने के लिए एक अवयव का कोडोमेन के एक अवयव से संबंध होना चाहिए और कुछ अवयव छूट जाने चाहिए कोडोमेन में। तो इस प्रकार से जो मैपिंग बनती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं 1 1 इनटू मैपिंग कह देते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकैकी अंतःक्षेपी को अच्छे से समझने के बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं 7वें के ऊपर, और हमारा 7वां है बहुएक आच्छादक फलन। बहुएक आच्छादक फलन, इसको हम लोग इंग्लिश में कह देंगे मेनी वन ऑनटू फंक्शन। बहुएक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेनी वन, और आच्छादक को क्या कहते हैं ऑनटू। मिला के क्या हो जाएगा मेनी वन ऑनटू। परिभाषा क्या है, फलन एफ सच दैट ए टू बी, फलन एफ सच दैट ए टू बी बहुएक आच्छादक फलन कहलाता है। फलन एफ सच दैट ए टू बी बहुएक आच्छादक फलन कहलाता है यदि वह बहुएक फलन तथा आच्छादक फलन दोनों, बहुएक फलन तथा आच्छादक फलन दोनों हो, अर्थात दोनों फलनों के गुणधर्मों को, अर्थात दोनों फलनों के
गुणधर्मों को एक साथ प्रदर्शित करे, एक साथ प्रदर्शित करे। तो अगर कोई फलन बहुएक आच्छादक बनना है या उसको बहुएक आच्छादक कहलाना है तो वह बहुएक और आच्छादक दोनों की कंडीशन को एक साथ प्रदर्शित करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम लोग जान गए मेनी वन होना चाहिए और ऑनटू भी होना चाहिए। तो मेनी वन होने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, डोमेन के दो या दो से अधिक अवयव, डोमेन के दो या दो से अधिक अवयव कोडोमेन के एक अवयव से संबंधित हो तो मेनी वन हो जाएगा। और ऑनटू के लिए हम लोग क्या जानते हैं, कोडोमेन का कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए। मेनी वन होने के लिए क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक अवयवों की एक मैपिंग होनी चाहिए, एक इमेज कोडोमेन में मिलनी चाहिए। और ऑनटू होने के लिए क्या होना चाहिए, कोडोमेन का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो हम लोग पहली मैपिंग देखते हैं, A1, A2, A3, A4, A5 और यहाँ ले लेते हैं B1, B2, B3। मान लेते हैं A1 की मैपिंग B1 के साथ, A2 की मैपिंग B1 के साथ, A3 की मैपिंग B2 के साथ, A4 की मैपिंग B2 के साथ और A5 की मैपिंग किसके साथ, B3 के साथ। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं A1 और A2 की मैपिंग B1 से है, मेनी वन है। A3 और A4 की मैपिंग B2 के साथ है, मेनी वन है। और A5 की B3 के साथ, ये तो डिस्टिंक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोडोमेन का कोई अवयव छूट भी नहीं रहा है, तो यह मेनी वन की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है और ऑनटू की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार हमारा फंक्शन क्या है, मेनी वन ऑनटू फंक्शन है। एक और मैपिंग हम लोग लेते हैं, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। यहाँ पे मान लेते हैं A1, A2, A3, A4 है और यहाँ पे केवल B1 है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सबकी मैपिंग किसके साथ है, B1 के साथ है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे अवयव वहाँ के एक अवयव से संबंधित हैं, तो मेनी वन हो गया। और दूसरा यहाँ पे कोई अवयव छूट भी नहीं रहा है तो यह ऑनटू भी हो गया। तो यहाँ पे फंक्शन की प्रकृति क्या हो गई, मेनी वन ऑनटू फंक्शन हो गया। तो इस प्रकार मेनी वन ऑनटू होने के लिए डोमेन के दो या दो से अधिक अवयवों का एक अवयव के साथ कोडोमेन के इमेज बननी चाहिए और कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए कोडोमेन का, तो वह क्या हो जाएगा, मेनी वन ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग 7 प्रकार के फंक्शन को पढ़ लिए अच्छे से। उम्मीद करते हैं आपको एक एक फंक्शन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अपने भाई की मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, बच्चों से बोलिए करने के लिए। और इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप से जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को भी बच्चों से शेयर भी करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते रहें, अपना परिवार बड़ा होता रहे। और कंटेंट वाली जितनी भी बातें हैं उसको आप लोग अपने नोट्स पे अच्छे से लिखते जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। अपने किसी भी कन्फ्यूजन को कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, जो अच्छी बातें लगेंगी उसके ऊपर भी कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों के तक शेयर करते रहें, जिससे इस प्रकार की जो कंसेप्ट कंटेंट वाली बातें हैं वह सबको मिले, क्योंकि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको है, कंटेंट वाली बातें जानने का अधिकार सबको है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आखिरी टाइप के ऊपर चर्चा करते हैं, 8वें टाइप के ऊपर। हम आपको कौन सा 8वां टाइप बताए थे, वह था हमारा बहुएक अंतःक्षेपी फलन। बहुएक अंतःक्षेपी फलन, बहुएक अंतःक्षेपी फलन यानी मेनी वन इनटू फंक्शन। हम लोग अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बहुएक अंतःक्षेपी फलन की डेफिनेशन सबसे पहले देखिए। डेफिनेशन है फलन एफ सच दैट ए टू बी बहुएक अंतःक्षेपी फलन। फलन एफ सच दैट ए टू बी बहुएक अंतःक्षेपी फलन कहलाता है यदि और केवल यदि वह बहुएक व अंतःक्षेपी दोनों, अर्थात दोनों फलनों की स्थितियों को एक साथ प्रकट करें। तो बहुएक होने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, बहुएक अंतःक्षेपी में बहुएक होने का अर्थ क्या है, डोमेन के कई सारे अवयवों का, अर्थात दो या दो से अधिक अवयवों का कोडोमेन में एक अवयव से मैपिंग हो और
इसके साथ साथ अंतःक्षेपी होने का मतलब क्या होता है, कोडोमेन में कम से कम एक अवयव छूट जाए, एक या एक से अधिक अवयव छूट जाए। कम से कम एक का मतलब या तो एक छूट जाए या एक से अधिक छूट जाए, तो वह क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। अब हम लोग इसको मैपिंग से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे एफ है, A1 A2 A3 A4, यहाँ पे B1 B2 B3 B4 B5। मान लेते हैं A1 की इमेज B1 है, A2 की इमेज B1 है, A3 की इमेज B2 है और A4 की इमेज क्या है, B3 है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यह मेनी वन की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे A1 A2 की इमेज B1 है या मैपिंग B1 के साथ है और साथ ही साथ कुछ अवयव इसके छूट जा रहे हैं, तो ये इनटू की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। तो दोनों की कंडीशन एक साथ फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है, मेनी वन इनटू। और एक इमेज हम लोग देख लेते हैं, इसकी मैपिंग देख लेते हैं। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ A1 A2 A3, यहाँ B1 B2। मान लेते हैं यहाँ पे B1 B2 B3, A1 की और A2 की इमेज क्या है, B1 है और A3 की B2 है, यहाँ पे B3 छूट जा रहा है। तो इस प्रकार यह मेनी वन है और साथ ही साथ क्या है, एक अवयव छूट जा रहा है, इसलिए इनटू भी है। तो मिला के क्या हो गया, मेनी वन इनटू। एक हम लोग और देख लेते हैं, A1 A2 A3 A4, यहाँ B1 B2, A1 की B1 A2 की B1 A3 की B1 A4 की B1, यहाँ B2 छूट जा रहा है, तो यहाँ मेनी वन हो गया और प्लस क्या हो गया, इनटू हो गया, मिला के क्या हो गया, मेनी वन इनटू फंक्शन। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंतर्गत जितने भी फंक्शंस थे अपने सिलेबस में, उसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ पाए, सबकी परिभाषा, सबकी डेफिनेशन, सबकी जो प्रकृति होती है इसके बारे में, और साथ ही साथ इसके साथ हम लोग सबके एरो डायग्राम को भी समझ पाए। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन जो बेसिकली 8 टाइप के था, जिसके बारे में जानना ही जानना था, हम लोग उसको अच्छे से समझ पाए अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब कोई पूछे इसमें सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है जिसको हमें बहुत अच्छे से लर्न करना है, जिसके ऊपर सवाल आएंगे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन को आप कई बार पढ़िएगा। हम आपको बताते रहे कौन कौन सा। पहला 1-1 फंक्शन के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा, 1-1 फंक्शन के बारे में। दूसरा आप लोग ऑन-टू फंक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर से कई बार वीडियो को पीछे करके अच्छे से पढ़ डालिएगा। तीसरा उसकी मैपिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा, 1-1 फंक्शन के बारे में, ऑन-टू फंक्शन के बारे में और 1-1 ऑन-टू फंक्शन के बारे में, 1-1 ऑन-टू फंक्शन के बारे में। सबसे उसमें से भी जितना हम लोग पढ़े उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वह ये तीनों हैं, 1-1 ऑन-टू और 1-1 ऑन-टू, जिसको हम लोग बाइजेक्टिव भी कहते हैं। आप लोग इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, कई बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा और आपका मन करेगा। पढ़ना तो सब है, लेकिन और अगर थोड़ा बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेनी वन फंक्शन पढ़ लीजिएगा। इन चारों के बारे में आप अच्छे से पढ़ डालिएगा। शुरुआत के 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखें मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, 1-1 फंक्शन, फिर ऑन-टू फंक्शन और फिर 1-1 ऑन-टू फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। इन चारों को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसके ऊपर विशेष ध्यान सब लोग दीजिएगा। और अब हम आपको कुछ की पॉइंट्स बता दे रहे हैं, सब लोग की पॉइंट्स को कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दिखाइएगा। की पॉइंट्स क्या है, जो हमारा 1-1 फंक्शन है, उसको कंडीशन के अनुसार हम लोग 1-1 ऑन-टू कह सकते हैं, अगर मैपिंग हमारी दी गई है तो 1-1 ऑन-टू कह सकते हैं। इसी तरह जो हमारा 1-1 फंक्शन है उसको हम लोग कभी कंडीशन में ऑन-टू भी कह सकते हैं। कैसे, अगर ये हमारी मैपिंग बनाई गई है A1 A2 A3 और यहाँ B1 B2 B3, A1 B1 से कर रहा है, A2 B2 से कर रहा है, A3 B3 से कर रहा है, यहाँ A और B है, यहाँ F है। तो आप बताइए 1-1 है कि नहीं, सब एक अवयव की एक एक इमेज है, 1-1 भी है। ऑन-टू है कि नहीं, ऑन-टू है, क्योंकि छूट नहीं रहा है। तो जब 1-1 को भी एक ही कंडीशन में कर रहा है, ऑन-टू को भी एक ही कंडीशन में कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 1-1 ऑन-टू। तो आप लोग ये की पॉइंट याद रखेगी कि 1-1 को कभी 1-1 ऑन-टू भी कहा जा सकता है। 1-1 फंक्शन है तो 1-2 की भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी आपको केवल कंडीशन देखनी जितनी आपको बताए वह 1-1 के साथ साथ, ऑन-टू के साथ साथ, 1-1 ऑन-टू के साथ साथ, ऐसे मतलब बहुत सारी मैपिंग है जिसको एक कंडीशन में एक से ज़्यादा बोला जा सकता है। इसको 1-1 भी कहा जा सकता है, इसको ऑन-टू भी कहा जा सकता है, इसको 1-1 ऑन-टू भी कहा जा सकता है। तो आपको केवल
क्या प्रूव करना है इस चैप्टर में। अगर 1-1 कहेगा तो 1-1 के लिए सोचना है, अगर ऑन-टू कहेगा तो ऑन-टू के लिए सोचना है, 1-1 ऑन-टू कह देगा 1-1 ऑन-टू के लिए सोचना है। इसी तरह मेनी-वन कहेगा तो मेनी-वन के बारे में सोचना है। यानी जिस प्रकार के फंक्शन को प्रूव करने के लिए कहेगा हम उस प्रकार की मैपिंग को देखेंगे और उसी क्राइटेरिया को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई। ये की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है कि एक ही जो मैपिंग दिखाई दे रही है आपको वह एक ही साथ एक से अधिक फलन की स्थितियों को प्रदर्शित कर सकती है, एक से अधिक फंक्शन की स्थितियों को प्रदर्शित कर सकती है, स्थितियों को क्या कर सकती है, प्रदर्शित कर सकती है। यानी अगर 1-1 है तो वह ऑन-टू कही जा सकती है, अगर कंडीशन फॉलो करेगी 1-1 ऑन-टू भी हो सकती है, मतलब एक से अधिक कंडीशन हमको मिल सकती है। उसी तरह मेनी-वन के साथ भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। जैसे अगर इस प्रकार का हो A1 B1 C1, यहाँ मान लो A2 B2 C2, A1 A2 से कर रहा है, B1 A2 से कर रहा है, और इसी तरह मान लेते हैं यहाँ पे C1 B2 है, यहाँ से हम लोग C3 हटा दिए, A1 B1 C1 इसमें, A2 B2 इसमें है, तो ये देखिए मेनी-वन भी है और इसके साथ साथ यह क्या है, ऑन-टू भी है, तो यह मेनी-वन ऑन-टू हो गया। ऑन-टू की भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, मेनी-वन की भी कर रहा है, तो मिला के मेनी-वन ऑन-टू हो गया। तो इस प्रकार बहुत सारी कंडीशन एक ही मैपिंग प्रदर्शित कर सकती है। आपको केवल क्राइटेरिया देखना है और बताना है। हम आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वह किस किस प्रकार की मैपिंग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, यानी फंक्शन को प्रदर्शित करता है। सबसे पहला यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ F है, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3। ये आपको बताना है ये कौन कौन से फंक्शन को प्रदर्शित कर रहा है। पहला, आप लोग जब आंसर लिखिएगा पहला का आंसर कौन कौन से फंक्शन को प्रदर्शित कर रहा है ऐसे हमें बताइएगा। दूसरा, पांचवा, तो आप इन पांचों का हमें आंसर बताइएगा कि कौन सा फंक्शन किस स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, और कमेंट बॉक्स में फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, फिर फिफ्थ का लिखिएगा। और अगर आज की पूरी क्लास लेने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन अगर आपको लगेगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसका निवारण करेंगे। वैसे सारी बातें अगर आपको 1 से 2 बार आप वीडियो को पीछे करके अच्छे से देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, कंप्लीट पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद कोई भी मैपिंग आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको बता सकते हैं या हम उम्मीद कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के ठीक आगे वाली बात को लेकर। फंक्शन के प्रकार के पढ़ने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि फंक्शंस को कैसे प्रूव किया जाता है, बेसिकली एकैकी को और आच्छादक को, और एकैकी आच्छादक को कैसे प्रूव किया जाता है। हम लोग इसके ऊपर अच्छे से कंटेंट के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर इसके ऊपर सारे सवाल कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, सब लोग अच्छे से एक एक बातों को तथ्यतः समझते जाएँ और लोगों को बताते जाएँ, सबको जोड़ते जाएँ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई लिखाई अपना जारी रखिए, माता पिता का सम्मान करिए और अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखिए, सत्य का पालन करते रहिए, और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े वहाँ पे अपने माता पिता को सहयोग देने का भी प्रयास करिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।